तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एशियन हिस्ट्री का क्लास आगे बढ़ाएंगे क्योंकि एशियन हिस्ट्री का क्लास काफ़ी टाइम तक क्या हुआ था, थोड़ा मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, मतलब दूसरा सब्जेक्ट बता रहा था आपको, तो ये थोड़ा सा पीछे छूट गया था। तो मैं आज वही स्टार्ट करूँगा जहाँ तक मैंने पढ़ाकर छोड़ा था। ठीक है, तो हम लोगों ने मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, कैसे उन्होंने क्या क्या नीतियां अपनाई, कैसे उनका शासन काल था। ठीक है, उनके शासन काल के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था और कैसे कौटिल्य ने मदद की, यानी कि चाणक्य ने मदद की और धनानंद को गद्दी से हटाकर किसको गद्दी पे बैठाया, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो हम आज देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र या फिर कहे तो उसके उत्तराधिकारी के बारे में। ठीक है, कौन था, बिंदुसार था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, बिंदुसार का जो शासन काल है वो 298 से 273 ईसा पूर्व तक आता है। ठीक है, बिंदुसार के बहुत सारे नाम थे। ठीक है, बहुत सारे नाम थे, जैसे कि यूनानी लेखक उसे क्या कहते थे, अभित्रोचेडस कहते थे यूनानी लेखक। ठीक है, और स्ट्रैबो क्या कहता था उसको, एलिड्रोकेटस। ठीक है, क्या कहता था, स्ट्रैबो एलिट्रोकेटस। यूनानी लेखक उसे कहते थे अभित्रोचेडस और स्ट्रैबो क्या कहता था उन्हें, एलिट्रोकेटस। वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार के नाम से जाना गया है, मतलब उसे संबोधित किया गया है वायु पुराण में, किसको, बिंदुसार को मद्रसार। और जैन ग्रंथ में उसे सिहसेन के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथ वाले उसे क्या कहते हैं, सिहसेन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और फ्लीट क्या कहता है उसे, अमित्रघात कहता है। अमित्रघात मतलब होता है दुश्मनों का सर्वनाश करने वाला। ठीक है, अमित्रघात। ठीक है, और जो चीनी साहित्य है वो उन्हें बिंदुपाल के नाम से संबोधित करते हैं, किसको, बिंदुसार को। ठीक है, बिंदुसार के शासन काल के बारे में हमें उतनी अच्छी से जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, बिंदुसार के बारे में कुछ चीज मिल पाती है जो मैं आपको इसमें बता देता हूं। ठीक है, सीरिया का बिंदुसार के शासन काल में कुछ क्या हुए थे, राजदूत भी आए थे। जैसे कि सीरिया का एक शासक था एंटियोकस, उसका राजदूत डाइमेकस भारत आया था। ठीक है, बिंदुसार के काल में ही। और इस डाइमेकस को ठीक है, इस डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। किसको, इस डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, मेगास्थनीज जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी इंडिया के बारे में, तो इस डाइमेकस को क्या कहा जाता है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। बिंदुसार ने यूनानी शासक, ठीक है, एंटियोकस से, ठीक है, बिंदुसार ने यूनानी शासक सीरिया के शासक एंटियोकस से क्या कहा था, 3 चीजें मंगवाई थी, एक मीठी शराब, एक सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। ठीक है, किसने, बिंदुसार ने। लेकिन किया क्या था, जो शासक था जिसने मांगा था, सीरिया का जो शासक था एंटियोकस, उसने शराब दे दिया था। ठीक है, मीठी शराब दे दी थी और सूखी अंजीर भी दे दी थी, लेकिन एक दार्शनिक नहीं दिया था। दार्शनिक को छोड़कर उसने बाकी सारी चीजें जो थी वो बिंदुसार को क्या की थी, दे दी थी। ठीक है, फिर आता है हमारा टॉलमी फिलाडेल्फस ने भी क्या किया था, डायमीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्या किया था, डायमीसियस को टॉलमी फिलाडेल्फस ने। ठीक है, और ये सारी घटनाएं, मतलब यही सारी चीजें बिंदुसार के बारे में पता चलता है, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है बिंदुसार के बारे में कि अशोक वदन के अनुसार, ठीक है, अशोक वदन के अनुसार ही कहा जाता है कि लिच्छवी में 2 बार विद्रोह हुआ था। ठीक है, लिच्छवी में 2 बार विद्रोह हुआ था। एक बार जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था, और दूसरी बार जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए उसने सुसीम को भेजा था। ठीक है, वो भी क्या था, उत्तराधिकारी था बिंदुसार का। अशोक को जब तक्षशिला में भेजा गया तो ये सोचकर भेजा गया कि वहां की जनता विद्रोह कर रही है, क्योंकि ये वहां की जनता जो है तक्षशिला की, वो अपने शासक से खुश नहीं है, बल्कि ऐसा था नहीं। जैसे ही अशोक गया वहां विद्रोह को दबाने के लिए, तो उसने
प्रजा की बुराई नहीं की वहां के जो थे, ठीक है, सॉरी शासक की बुराई नहीं की वहां की जो प्रजा थी, ना ही बिंदुसार की बुराई की, वो बस वहां के जो एक मेन थे जो लीडर, ठीक है, गांव को संभालने के लिए भी अलग अनेक अनेक प्रकार के नियुक्ति की गई थी, ठीक है, तो उनको हटाने की बस मांग कर रहे थे। तो इससे हमें ये पता चलता है और इतिहासकार भी बोलते हैं कि इससे ये पता चलता है कि प्रजा इनके शासन काल से खुश थी, बिंदुसार के शासन से खुश थी, ये हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये हुआ था। और बिंदुसार के दरबार में एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये काफी इम्पोर्टेंट है, बिंदुसार के दरबार में एक आजीवक संप्रदाय से संबंधित कौन रहते थे? पिंगल वस्त्र रहते थे। पिंगल वस्त्र ये क्या थे? एक भविष्यवक्ता थे, यानी भविष्यवाणी बताने वाले थे। कौन थे? पिंगल वस्त्र। कौन? पिंगल वस्त्र रहते थे बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। कौन संप्रदाय से बिलोंग करते थे? वो तो आजीवक संप्रदाय से बिलोंग करते थे। तो बिंदुसार के बारे में हमें इतना ही मालूम चलता है, इससे ज्यादा पूछता भी नहीं है कि उनके अन्य नाम क्या थे और ये इनको विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, कौन से राजदूत आए थे और इन्होंने यूनानी शासक से क्या क्या मांग की थी। तो एक दार्शनिक छोड़कर यूनानी शासक ने इसकी सारी डिमांडों को, बिंदुसार के सारे डिमांडों क्या कर दिया था? पूरा कर दिया था। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके दरबार में क्या रहते थे? एक भविष्यवक्ता रहते थे जिसका नाम था पिंगल वस्त्र, जो कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। अब इसके बाद इनका उत्तराधिकारी आता है कौन? सम्राट अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक आता है इनका उत्तराधिकारी। तो सम्राट अशोक के बारे में पूरी तरीके से पढ़ने से पहले हम उससे जुड़े कुछ प्रश्नों या फिर कहें तो उससे जुड़े कुछ तर्कों के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें उसके बारे में समझने के लिए और थोड़ा आसान होगा और हम उसके बारे में आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। थोड़ा धीरे करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। H.G. वेल्स हैं, उन्होंने क्या कहा था अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में? सोचिए कितने महान सम्राट थे अशोक। H.G. वेल्स ने कहा था, इतिहासकार है वो, कि सम्राटों में महंतम सम्राट कहा था किसको? अशोक को, H.G. वेल्स ने। और H.G. वेल्स ने यहां तक कहा था अशोक के बारे में कि प्रत्येक युग और प्रत्येक राष्ट्र, नोटिस कीजिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक युग और प्रत्येक राष्ट्र, ठीक है, ऐसे राजा को जन्म नहीं दे सकता। अशोक जैसे राजा को जन्म नहीं दे सकता प्रत्येक युग और प्रत्येक राष्ट्र। किसने कहा था? H.G. वेल्स ने कहा था अशोक के बारे में। समझ रहे हैं आप? कितना बड़ा वर्ड है ये, कि प्रत्येक युग और प्रत्येक राष्ट्र अशोक जैसे राजा को जन्म नहीं दे सकता। और कितने कितने लोग कहेंगे भाई क्या है, क्या बोल रहे हो, क्या बक रहे हो? भाई मैं नहीं बक रहा हूँ, जो इतिहासकार है हमारे वो बक रहे हैं, वो बोल रहे हैं। समझ में आया? सोचिए कितने महान सम्राट थे, ठीक है। और उनके बारे में कैसे पता चला कि अशोक, जैसे कि अब इतिहासकार अध्ययन करते हैं तो उनको एक पुख्ता सबूत मिलेगा तब ना कि हाँ ये अशोक है, ये क्या है, मतलब ये अशोक है, यहाँ यही अशोक है, इनके बारे में ही ये जीवनी काल है, उनका ही है ये जीवन। ऐसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? अभिलेख से पता चलेगा, ठीक है। तो 1837 में प्रिंसप नाम के एक क्या थे? खोजकर्ता थे, ठीक है, पुरातात्विक। उन्होंने ब्राह्मी अभिलेखों से क्या नाम उनको मिल रहा था बार बार? देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है, नाम मिल रहा था। किसको? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई लेख थी, उसमें क्या मिल रहा था? प्रिंसप को, जेम्स प्रिंसप को क्या मिल रहा था? देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी नामक नाम बार बार उनको मिल रहा था, ठीक है। लेकिन उस टाइम अनुमान लगाना ये नहीं मतलब अनुमान कोई नहीं लगा सकता था कि वही अशोक है। कब की बात हो रही है? 1837 में। थोड़ी पता है कि हमारा ये अशोकी का नाम है। फिर 1915 में एक अभिलेख से पता चला, अभिलेख में लिखा हुआ था अशोक के साथ साथ प्रियदर्शी नाम का भी शब्द जुड़ा हुआ था, अशोक के नाम के साथ साथ, ठीक है। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, शायद अशोक ही, सॉरी जो प्रियदर्शी है या देव नाम प्रिय जो बार बार आ रहा है नाम, शायद अशोक ही है वो, जिसने, अशोक नाम का एक शासक है जिसने ये सारी उपाधियां धारण की हुई है। लेकिन ये कंफर्म नहीं था। लेकिन श्रीलंका में एक बौद्ध ग्रंथ मिला, ठीक है। कौन सा ग्रंथ? महावशा। श्रीलंका में एक बौद्ध ग्रंथ मिला महावशा, उससे पता चला कि अशोक ही प्रियदर्शी, मतलब अशोक ही वो शासक है, मतलब प्रियदर्शी शासक या फिर प्रियदर्शी नाम का शासक या देव नाम प्रिय नाम का शासक,
वो और कोई नहीं, ये अशोक का ही उपाधि का नाम है। ठीक है, किस ग्रंथ से मिला हमको? श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ से। और पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कंफर्म कब हुआ? श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ महाभाषा से यह कंफर्म हुआ कि जो प्रियदर्शी है या फिर देवनाम प्रिय जो नाम बार बार आ रहा है वो अशोक नाम के शासक की क्या है? उपाधि है। अशोक ही है वो शासक। ठीक है, तो अगर पूछेगा आपसे कि प्रथम बार अशोक नाम मतलब सिर्फ अशोक नाम कौन से ग्रंथ में हमें मिलता है, तो मौस्की और गुर्जरा लेख में अशोक का नाम हमें अशोक मिलता है। ठीक है, कि बस हाँ अशोक का नाम क्या मिलता है हमें? अशोक मिलता है। कौन से ग्रंथ में? मौस्की और गुर्जरा लेख में। ठीक है, अशोक का नाम हमें अशोक मिलता है। ठीक है, और पूछा कि अशोक के प्रारंभिक जो जीवन था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो अशोक के प्रारंभिक जो जीवन की जानकारी है, ठीक है, बौद्धों के साक्ष्यों से, ठीक है, साक्ष्यों से मिलता है, जिसका क्या नाम है? दिव्य विधान और सिहली ग्रंथ से मिलता है। अशोक की जो प्रारंभिक जीवन की जानकारी जो हमें है वो किससे मिलता है? दिव्य विधान और सिहली ग्रंथ से हमें मिलता है। ठीक है, और प्रथम बार अशोक का नाम हमें अशोक कब मिलता है? तो किसे मिलता है? मौस्की और गुर्जरा लेख में मिलता है। ठीक है, और कब पता चला था कि ये देवनाम प्रिय और ये प्रियदर्शी अशोक की नाम है? किस लेख से पता चलता? तो श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ है एक महाभाषा, उससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो सिहली और दिव्य विधान से पता चलता है क्या? कि अशोक की प्रारंभिक जीवन क्या थी। ठीक है, और एक और है कि सिहली अनुश्रुति से हमें पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर ही क्या करा था? गद्दी पर बैठा था। ठीक है, सिहली अनुश्रुति से हमें पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। ऐसे तो अशोक गद्दी पर बैठ गया था 273 में ही, 273 ईसा पूर्व में ही गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन 4 साल उसको संघर्ष करना पड़ा था। अशोक को अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, 4 साल संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, तो फिर 269 ईस्वी में 269 ईसा पूर्व में, ठीक है, अशोक पूर्णतः रूप से वो गद्दी पर बैठा और उसका राज अभिषेक हुआ था अशोक का। ठीक है, तो सिहली अनुश्रुति से ये 4 साल का जो संघर्ष था वो उसके अपने भाइयों से संघर्ष था, अपने 99 भाइयों से। और सिहली अनुश्रुति से यही पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार कर क्या किया था? गद्दी पर बैठा था। तो जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने एक अपने राज अभिषेक से रिलेटेड एक लेख भी बनवाया था। ठीक है, राज अभिषेक से संबंधित एक शिलालेख बनाया था, जिसमें अशोक ने अपने आप को क्या कहा था? बुद्ध शाक्य कहा था। क्या कहा था? बुद्ध शाक्य कहा था। तो ये क्या था? अशोक से जुड़े कुछ मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट थे। मतलब अगर इसको मैं बता दिया, मैंने पहले बता दिया, क्योंकि अब इसके बारे में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब मैं डायरेक्ट पढ़ा सकता हूँ, डायरेक्ट बता सकता हूँ कि उसके हाँ कि डायरेक्ट उसके माता का नाम, पिता का नाम, कौन से अभिलेख, कहाँ का अभिलेख, ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई कि कैसे पता चला कि अशोक कौन अशोक है, और कैसे पता चला कि वो अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था, राज अभिषेक कब हुआ, 4 साल का संघर्ष कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है, ये सारी चीजें में। अब हम अशोक को मेन टॉपिक के रूप में लेके चलते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने अशोक के बारे में देख लिया था कि उसके शासन करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई थी, और कैसे उसने अपने 99 भाइयों का मतलब 99 भाइयों को हटाकर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, वैसे तो कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं, मतलब उनके भाई कितने थे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो अपने भाइयों को हटाकर ही गद्दी पर बैठा था अशोक। ठीक है, तो अशोक के कई नाम भी हैं। ठीक है, जैसे कि पुराणों में उसे अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है, और अभिलेखों में उसे देव नाम प्रियदर्शी, जबकि मैंने पहले बताया ही। ठीक है, कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा था तो फिर कैसे क्लियर हुआ। ठीक है, और मास्के और गुर्जरा ने बताया कि अशोक का नाम प्रथम बार हमें अशोक मिलता है, और इसी के बारे में कहा जाता है अशोक के बारे में कि राज अभिषेक के अशोक जो था अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर मतलब आक्रमण किया था, या फिर कलिंग पे विजय किया था। ठीक है, कलिंग जो था वो क्या था? मैदानी एरिया से सटे हुए था, जिसे क्या होता था, जिसे जीतने के बाद उसे क्या होता? अशोक को आर्थिक लाभ होता।
ठीक है, आर्थिक लाभ होता, जैसे कि धन का लाभ होता, सिंचाई वगैरह में भी वो काफी उपयोगी था कलिंग। तो अशोक के लिए काफी महत्वपूर्ण था कलिंग, और महत्वपूर्ण था काफी, उससे उसको फायदा भी होता अशोक को। तो कलिंग पे विजय किया था कब? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने किया था, कलिंग पर विजय किया था। और अगर पूछा है कलिंग विजय की जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है, ठीक है, तो 13वें नंबर के शिलालेख है जिसमें हमें अशोक के कलिंग के विजय के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, इसके अशोक के विजय कलिंग, अशोक ने जब कलिंग पर विजय किया था उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ था कलिंग के विजय पे? जब कलिंग पे जब युद्ध हुआ तो काफी बड़ा नरसंहार हुआ, काफी भीषण युद्ध हुआ था ये। ठीक है, जिसमें 1 लाख सैनिक मारे गए थे, 1 लाख सैनिक मारे गए थे, और 1.5 लाख के आसपास क्या हो गए थे? घायल हो गए थे सैनिक। 1.5 लाख के आसपास सैनिक जो थे वो घायल हो गए थे। ठीक है, ऐसा हुआ था। और इसी से क्या हुआ, इसी युद्ध के बाद क्या हुआ, अशोक ने क्या किया कि ये मार काट जो होता है ये सारी चीजों को त्याग कर दिया। मतलब इससे राज विस्तार करने की अपनी क्रिया को क्या किया? त्याग कर दिया कि नहीं, हम युद्ध करके अपने राज का विस्तार नहीं करेंगे। उसका मतलब हृदय परिवर्तन हो गया। एक्चुअली में लोगों का मतलब लोग अगर गलत काम कोई करते हैं, मतलब खून खराबा करते हैं, तो उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके वो यूज टू हो जाते हैं। लेकिन अशोक का क्या हुआ? अपोजिट हो गया, वो काफी दयालु हो गया अशोक। ठीक है, उसकी हृदय परिवर्तन, मतलब हृदय उसका परिवर्तित हो गया इतना नरसंहार, इतना खून खराबा देखकर। ठीक है, तो उसने युद्ध की नीति को क्या कर दिया? अशोक ने त्याग कर दिया। ठीक है, और कुछ चीजें हमें पता चलते हैं। फिर उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, किससे दीक्षा लेकर? उपगुप्त से। ठीक है, उपगुप्त से दीक्षा लेकर अशोक ने क्या कर दिया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इससे पहले क्या था? अशोक शिव धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था। ठीक है, राज तरंगिणी के अनुसार क्या है कि अशोक, राज तरंगिणी के अनुसार कहा जाता है कि अशोक शैव धर्म को मानता था। ठीक है, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसका विस्तार भी किया, उसका प्रचार भी किया। राज तरंगिणी के अनुसार शैव धर्म को मानता था और कलिंग के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने अशोक ने नेपाल के एक सरदार के साथ अपनी पुत्री का भी विवाह किया था, और श्रीलंका में भी उसने बौद्ध प्रचार के लिए प्रचारकों को भेजा था। जिससे क्या हुआ था कि अशोक के आसपास के जो एरिया के क्षेत्र थे, मतलब जिस पे आक्रमण हो सकते थे, वो उससे भी क्या हुआ था? सुरक्षित रह रहा था, मतलब उससे भी वो सुरक्षित रहा। ठीक है, और अशोक और बौद्ध धर्म में बहुत सारी संबंधित चीजें हैं जिनको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या किया था? अशोक ने क्या किया था? उपगुप्त से दीक्षा लेकर क्या किया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। किसने? अशोक ने। ठीक है, और अशोक के शासन काल में ही तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 में। और कौन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने की थी। और शासक कौन था? अशोक। ठीक है, कौन था शासक? अशोक था शासक। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। आपको बौद्ध संगीति चार ही बौद्ध संगीति, जिसको याद करना कुछ कठिन नहीं है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और अशोक पहला राजा था जिसने अभिलेखों की मदद से, ठीक है, अभिलेखों की मदद से अपनी प्रजा को क्या किया था? संबोधित किया था। अभिलेखों की मदद से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। ठीक है, और क्या किया था? अशोक ने जो उसके अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि, ये सारी चीजों में क्या किया था? अपने अभिलेखों को लिखवाया था, और जगह जगह पे क्या किया था? स्थापित करवाया था, या फिर जगह जगह पे उसको भिजवाया था। रुमनदेही जो अभिलेख है, इसी अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने राज अभिषेक के 20वें वर्ष, ठीक है, अशोक ने अपने राज अभिषेक के 20वें वर्ष किसकी यात्रा की थी? लुम्बिनी की यात्रा पे निकला था अशोक। और क्योंकि लुम्बिनी में क्या बुद्ध भगवान का क्या था? जन्म स्थल था, तो उसने जो लगान था वहां के 1/6 भाग लगान दिया जाता था, तो उसको कम करके उसने 1/8 कर दिया था। इससे रुमनदेही अभिलेख से हमें ये पता चलता है। ठीक है, और अशोक का जो आखिरी शासक था वो क्या था? बृहद्रथ था, मौर्य वंश का आखिरी शासक।
जिसको पुष्यमित्र सिंह ने क्या किया था, हत्या कर कर राजगद्दी पर मतलब सिंहासन पर बैठ गया था। मतलब इस अशोक के शासन काल के पतन का मतलब अशोक के शासन के बाद यानी अशोक की मृत्यु के बाद 50 साल तक उसका शासन रहा था, लेकिन उस स्थिति में नहीं रहा था जिस स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक ने संभाल कर रखा था। ठीक है, इसका पतन का कारण बहुत सारे कारण माने जाते हैं। ठीक है, एक कारण यह है कि जो बलि हत्या, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म में सीधे सीधे है कि आप मीठा बोली बोलिए और क्या बोलते हैं कि पशु बलि नहीं आप दे सकते, ये सारी चीजें थी। तो अशोक ने वो सारे धर्मों को अडॉप्ट करके इसमें भी क्या किया था, मतलब अपने शासन में भी क्या किया था, लागू कर दिया था ये सारी चीजें, जिसे कहा जाता है कि ब्राह्मणों जो थे ना उनको काफी इससे संकोच था, या ब्राह्मण जो क्या थे काफी इससे क्रोधित रहते थे, ऐसा कहा जाता है। जबकि ऐसा कुछ इतिहासकार ऐसा मानते भी नहीं है, क्योंकि अशोक क्योंकि ब्राह्मणों को भी दान देता था, भूमि वगैरह दान देता था, और कहा जाता है कि अशोक मतलब प्रतिदिन 80,000 ब्राह्मणों को, ठीक है, वो खाना खिलाता था अशोक। तो फिर ब्राह्मणों को कैसे, मतलब ब्राह्मणों से कैसे वो भिन्न हो गया, उसका व्यवहार ब्राह्मणों के प्रति कैसे अलग हो गया, ये सब भी तर्क है इसका। और जब बौद्ध धर्म अशोक ने स्वीकार किया तो काफी साधु संत बन गया, एकदम साधु संत बन गया अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक साधु संत बन गए। मतलब कई प्रकार के उन्होंने यहाँ तक बोल रखा था कि प्रजा जो है वो मेरी संतान की तरह है। ठीक है, जैसे मेरी संतान को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसके लिए उपस्थित रहते हैं, वैसे ही प्रजा भी मेरी संतान की तरह है। अगर प्रजा को भी इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हम उपस्थित रहेंगे, ऐसा अशोक ने कहा था। ठीक है, ऐसा अशोक ने कहा था। और यहाँ तक कि अशोक ने ये भी ऐलान करवा के रखा था कि हम चाहे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, चाहे कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी बिजी हैं, तो अगर किसी को हमसे बात करना है, ठीक है, तो हमसे बात आके कर सकता है। इतना छूट दे रखा था अशोक ने। ठीक है, तो अशोक के पतन का कारण ये है, या ये नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मणों को उसने क्या किया था, ब्राह्मणों के प्रति उसने क्या किया था, क्रोध की भावना उत्पन्न कर दी थी। मतलब कुछ इतिहासकार ऐसा ही मानते हैं कि वो एक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया था, और बृहद्रथ को क्या कर दी गई थी, भरी सभा में हत्या कर दी गई थी बृहद्रथ को, पुष्यमित्र सिंह जो कि खुद एक ब्राह्मण था। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो थे अभिलेख देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 6 जो था उसका शिलालेख, उससे क्या पता चलता है, उसमें उसने लिखवाया है कि संपूर्ण विश्व की भलाई से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। ठीक है, नंबर 6 छठे नंबर का जो उसका शिलालेख है उसमें क्या उसने लिखवाया है कि संपूर्ण विश्व की भलाई से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। और शिलालेख नंबर 12 में क्या है, ये कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख है। हृदय को शुद्ध रखिए, ठीक है, मीठा बोली मतलब सबसे मीठा बात विचार कीजिए 12 नंबर के शिलालेख में। ठीक है, किसी की निंदा मत कीजिए, और धार्मिक ग्रंथ मतलब सभी के धार्मिक ग्रंथों का आप अध्ययन कीजिए, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे ईरानी का हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो उसका आप अध्ययन कीजिए, और सभी धर्मों का आप क्या कीजिए, सम्मान कीजिए। ऐसा अशोक ने अपने 12वें नंबर के शिलालेख में ऐसा लिखवाया है। और 13 नंबर के शिलालेख में क्या पता चलता है, अशोक को कलिंग विजय के बारे में पता चलता है 13 नंबर के शिलालेख में। ठीक है, और नंबर 14 के शिलालेख बहुत सारे जगह पे पाए गए हैं, जैसे कि पेशावर में पाया गया है, हजारा में पाया गया है, देहरादून में पाया गया है, गिरनार में पाया गया है, थाने जो कि बम्बई में है वहां पाया गया है, धौली और जौगढ़ में पाया गया है। ठीक है, धौली और जौगढ़ में पाया गया है। और 14 नंबर के जो शिलालेख है इनकी कुल संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, कितनी है, 14 है। ठीक है, फिर आते हैं कितने हैं, 14 है। फिर आते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख है वो भी कई स्थान से पाया गया है, जैसे कि रूपनाथ से पाया गया जो कि जबलपुर में है, बैराट से पाया गया है जो कि जयपुर में है। ठीक है, सासाराम से पाया गया जो कि खुद बिहार में है, और मैसूर के 5 स्थानों से, और आंध्र प्रदेश से कौन सा लघु शिलालेख हमें प्राप्त मिलता है। इनकी कुल संख्या कितनी है, 13 है। कितने कुल संख्या, 13 है। ठीक है, और 7 स्तंभ अभिलेख का भी निर्माण करवाया था अशोक ने, जिसमें से एक स्तंभ जो क्या था, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आ गया था। ठीक है, तो ये अशोक से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते ही रहते हैं। ठीक है, ये है अशोक से इंपॉर्टेंट जुड़े हुए क्वेश्चन। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि
कि बिहार के जो खासकर बिहार के कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से अभिलेख पाए गए हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। ठीक है, क्या है यार कि बोर्ड मेरा छोटा है तो लिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ट्राई करूंगा मैं बाद में बड़ा बोर्ड ले लूँ तो एक ही बार में सब सारा क्लियर हो जाए। क्या होता है कि हमको फिर मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, जगह कम है तो ज़्यादा इसमें अट पाता नहीं है। ठीक है, अशोक के शासनकाल में जाति प्रथा भी मतलब कुछ हद तक सही थी। ठीक है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है यानी चाणक्य ने लिखा है उसमें शूद्रों को भी आर्य कह के पुकारा गया है। जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है जो कौटिल्य ने लिखा है उसमें क्या शूद्रों को भी आर्य कह के पुकारा गया है, जिससे यह पता तो चल जाता है कि शूद्रों की स्थिति उस टाइम क्या थी, ठीक ठाक ही थी। जबकि इंडिका जो पुस्तक है जो कि मेगास्थनीज ने लिखा है उसमें जाति उसने क्या किया था, जाति जो बांटा था उस पुस्तक में वो कर्मों के आधार पर, जैसे कि बढ़ई, बेरोजगार, चंडाल, ये सारी चीजें किए गए थे। और यहाँ तक कि दास प्रथा भी उसके टाइम में कुछ मतलब कुछ हद तक सही थी। दास प्रथा में यह था कि अगर कोई दास है, ठीक है, तो वो दास क्या करेगा, अपनी जो रकम है उसको चुका कर वो दासी क्या होता है, दास से मुक्त हो सकता है, ऐसी प्रथा थी। और यहाँ तक कि ऐसा भी था कि अगर कोई महिला दास है, ठीक है, तो अगर वो राजा से एक पुत्र पैदा कर देती है तो वो क्या होती है, दासता से मुक्त हो जाती है। ऐसी टाइप की प्रथा थी। और पहली बार ऐसा देखा गया था कि अशोक के टाइम में भी जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें भी भूमि दान किया गया था, क्या करने के लिए, सिंचाई करने के लिए या फिर खेती करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमें अशोक के टाइम में ही मिलती हैं। ठीक है, तो हम थोड़े से देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से स्थानों पे अशोक के कौन कौन से मतलब क्या क्या से अभिलेख मिले हैं और क्या क्या मिला है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं बिहार में कौन कौन सी जगहों पे अशोकों के क्या पाए गए हैं, शिलालेख पाए गए हैं या फिर कौन कौन सी जगह पे स्तंभ पाए गए हैं। ठीक है, तो बिहार में लघु शिलालेख जो है वो सासाराम से पाया गया है। ठीक है, जो लघु शिलालेख है अशोक का वो सासाराम से पाया गया है। और स्तंभ लेख है जो कि लौरिया, अरेराज, फिर लौरिया नंदन, चंपारण, रामपुरवा से पाए गए हैं जो कि चंपारण में है। और इनके जो खोजकर्ता है वो है क्या है, कार्लाइल है, जो कि 1872 में इन्होंने क्या किया था, ये सारी चीजों को इन्होंने खोजा था। ठीक है, कौन सैड सॉन्ग सुन रहा है यार, कोई सैड सॉन्ग सुन रहा है। ठीक है, उसके बाद गृहालेख, उसके बाद गृहालेख है जो कि बराबर की पहाड़ियों जो कि गया में पाया गया है। आप अगर बिहार में जाएंगे तो ठीक है, तो गया में बराबर की पहाड़ियां हैं जहाँ पे सावन के टाइम में कुछ लोग दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मंदिर भी है, काफ़ी परंपराओं से रिलेटेड मंदिर भी है भगवान शिव का। और यहाँ पे अशोक ने क्या किया था, आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए क्या किया था, एक गुफा बनाया था। ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ में। ठीक है, इनके खोजकर्ता कौन है, हैरिंगटन। ठीक है, इनके खोजकर्ता थे हैरिंगटन, जो कि इन्होंने 1785 में खोजा था। ठीक है, अब उनको देख लेते हैं, कुछ विदेशी राजाओं देख लेते हैं जिन्हें किन किन भारतीयों नाम से पुकारा गया। ठीक है, जो कि विदेशी राजाओं, ठीक है, जैसे सीरिया के राजा एंटियोकस थे, तो भारतीय नाम क्या था उनका, एंटियोक। इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, नाम तो सब ऐसे बदलता है कि पूछो मत। ऐसे नाम रखता है, मंगलवार को पैदा हो गया तो मंगलू, शुक्रवार को पैदा हो गया तो शुक्ला, शुक्रु, बुधवार को पैदा हो गया तो बुद्धन, ऐसे नाम रखते हैं। देखिए कैसे विदेशी जो राजा होते उनका नाम कैसे इंडिया में रखा पड़ा, मतलब इंडिया में किस नाम जाना जाता था, मतलब भारतीय जो नाम था देख लेते हैं। मिस्र के राजा टॉलमी था, उनका नाम क्या रखा था, तुरमे नाम रखा था मिस्र के राजा के, टॉलमी का। और मकदूनिया के राजा एंटीगोनस का नाम क्या रखा था, आंतिकिन नाम रखा था। ठीक है, अभी सीरिया के राजा मगस का नाम इन्होंने क्या रख दिया, मग रख दिया, जो भारतीय नाम था क्या, मग रख दिया। और एपिरस के राजा अलेक्जेंडर का नाम अलिक सुंदर के नाम से उनको जाना गया, भारतीय तो उनका जो भारतीय नाम था अलिक सुंदर। ठीक है, तो ये था। अब देख लेते हैं कि मौर्य कालीन के जो अधिकारी थे कौन कौन से, मतलब किस टाइप के अधिकारी थे, उनका काम कौन कौन सा था। ठीक है, तो पहले जो अधिकारी है वो है महामात्य अधिकारी थे। उनका काम क्या था, प्रमुख अमात्य नगरों के अधिकारी थे। वो क्या थे, प्रमुख जो अमात्य नगर थे उनके अधिकारियों को क्या कहा जाता था, महामात्य कहा जाता था।
और दूसरे कौन थे, रूप दर्शक। रूप दर्शक उन्हें कहा जाता था, मतलब वो क्या, उनका काम क्या था, जो सिक्के जो होते थे उस टाइम पे उनके वो क्या करते, जांच करते थे। तो सिक्के के जो जांच करता थे उनको क्या कहा जाता था, रूप दर्शक कहा जाता था, रूप दर्शक। ठीक है। फिर आते हैं अमात्य। अमात्य का क्या काम था, योग अधिकारियों का समूह, योग अधिकारियों का जो समूह था, योग अधिकारियों का समूह, उन्हें अमात्य कहा जाता था। ठीक है। और फिर आता है आग्रमात्य। आग्रमात्य प्रधानमंत्री के उस टाइम में जो प्रधानमंत्री का जो पद था उसको क्या कहा जाता था, आग्रमात्य कहा जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो पद था। फिर आता है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा किसको कहा जाता था, प्रधान अधिकारी को कहा जाता था, प्रदेष्टा कहा जाता था। किसको, प्रधान अधिकारी को प्रदेष्टा। ठीक है। फिर आता है एसटी नोमोई। एसटी नोमोई उन्हें कहा जाता था जो कि नगरों के अधिकारी होते थे। एसटी नोमोई उन्हें कहा जाता था जो नगरों के अधिकारी होते थे। फिर रज्जुक। रज्जुक उन्हें कहा जाता था जो कि साम्राज्य में न्याय और राजस्व का अधिकारी होता था। ठीक है। साम्राज्य में न्याय और राजस्व का अधिकारी को क्या कहा जाता था, रज्जुक कहा जाता था। ठीक है। फिर आता है स्त्री महामात्र। स्त्री महामात्र में क्या होता था कि महिलाओं के नैतिक आचरण को देखभाल करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था, स्त्री महामात्र। महिलाओं के नैतिक आचरण को देखभाल करने का जो अधिकारी होता था उन्हें क्या कहा जाता था, स्त्री महामात्र। फिर आता है सौवर्णिक। सौवर्णिक किसे कहा जाता था, टकसाल के प्रमुख अधिकारी को सौवर्णिक कहा जाता था। किसको, टकसाल के प्रमुख अधिकारी को सौवर्णिक कहा जाता था। फिर आता है अंत महामात्र। ये क्या था, सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारियों का कहा जाता था अंतः महामात्र। ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, अंतः महामात्र। फिर आता है धम्म महामात्र। समाज में, ठीक है, समाज में सामान्य स्थिति मतलब अच्छी स्थिति बनाने रखने वाले अधिकारी को, ठीक है, क्राइम व्राइम ये सारी चीजें जहाँ पे नहीं हो रही है इसकी देखभाल करने की अधिकारी किसे कहा जाता था, धम्म महामात्र। ठीक आता है। फिर आता है महामात्य पारपस। महामात्य पारपस किसे कहा जाता है, गुप्तचर विभाग के प्रधान। सुनते हैं ना, रॉ ISI ये सारे गुप्तचर पहले से ही चलते आ रहे हैं। ठीक है। तो महामात्य परिषद किसको कहा जाता था, गुप्तचर विभाग के प्रधान को कहा जाता था, महामात्य परिषद। फिर आता है युक्तक। युक्तक उसे कहा जाता था जो राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी होता है, जो राजस्व वसूली कर वसूली करने वाला जो अधिकारी होता है उसे युक्तक कहा जाता है। ठीक है, युक्तक कहा जाता है। ठीक है। इसमें देखे थे बौद्ध संगति में बता रहा था, तो बौद्ध संगति याद करने का बहुत ही आसान सा मतलब अच्छा सा ट्रिक है, ट्रिक बोल सकते हैं। राजा कश्यप शत्रु है। ठीक है। बलशाली सबका काल। पुत्र मोगली आशिक है। कुंडल वशु कमाल। ठीक है। ये पोएम याद कर लीजिएगा, आपको बहुत संगीति आसानी से याद हो जाएगा। राजा कश्यप शत्रु है, तो राजा से हमारा क्या हो गया, राजगिरी में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है। और कश्यप महाकश्यप थे वहां के जो महामात्य थे जो करवा रहे थे। और शत्रु से हमारा क्या हो गया, अजात शत्रु हो गया, उसके शासन काल में हुआ था अजात शत्रु के। फिर बलशाली से हमें कुछ मिलता जुलता वर्ड आ रहा है, बलशाली वैशाली, तो दूसरा हुआ था वैशाली में कौन थे वहां का महामात्र, तो सबका, तो साबक से सबका साबक मीर थे। और बलशाली सबका काल, तो काल से हमारा हो गया कालाशोक। तीसरा देखते हैं। फिर पुत्र मोगली आशिक है, तो पुत्र से हमारा हो गया पाटलिपुत्र, मोगली से हमारा हो गया मोगली पुत्र तिष्य, और आशिक से हमारा हो गया अशोक। ये मुगलिया आशिक है, तो पुत्र से पाटलिपुत्र, मोगली से मोगली पुत्र तिष्य, और आशिक से हमारा हो गया अशोक। कुंडल वशु कमाल। ठीक है। कुंडल वशु कमाल, तो कुंडल से हमारा हो गया कुंडलवन, वसु से हमारा हो गया वसुमित्र, और कमाल से हो गया हमारा कनिष्क। ठीक है। और अगर पूछे कि कैसे कैसे मतलब कौन से कब ईयर में हुआ था, तो सिंपल नंबर की तरह आप ईयर याद कर लीजिए, सिंपल सा है। 483, 383, 255, 1,
ठीक है, 10 नंबर का ही है, 10 नंबर की तरह इसको याद कर लीजिए, 10 नंबर का है भी। 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 के क्रम में याद कीजिए कि तो पहला कब हुआ था 483, दूसरा कब हुआ था 383, तीसरा कब हुआ था 255 और लास्ट वाला कब हुआ था पहली सदी में हुआ था। लड़की का नंबर तो आसानी से याद हो जाता है, इसको भी याद समझ लीजिए कि ये आप जिस एक्ट्रेस के मतलब जिस एक्टर के आप एक्ट्रेस के फैन है उसके समझ लीजिए उसका ये नंबर है। ठीक है, चाहे आप जिस लड़की किसी भी लड़की को आप लाइक करते हैं उसका ये नंबर है 483, 383, 255 1, तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अशोक का शासनकाल और उनके काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें थे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो की तरफ, मतलब अगली बार मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।